Hello physicists, this is How the World Really Works series of Dr. Physicist. आज की तारीख है 19 मार्च 2026 और दुनिया एक बहुत ही अभूतपूर्व आर्थिक झटके से गुजर रही है। बिल्कुल, और ये कोई ऐसा झटका नहीं है जिसे हम सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस देखकर समझ सकें। इसके तार बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। सही कहा। तो आज की हमारी इस इन्वेस्टिगेशन का मकसद एक डिटेक्टिव स्टोरी की तरह उन सुरागों को जोड़ना है जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की छुपी हुई कमजोरियां उजागर करते हैं। मतलब हमें यह खोजना है कि जब एक जगह कोई चोक पॉइंट ब्लॉक होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखरने लगती है। और इसके लिए हमारे पास डेटा का एक बहुत ही सॉलिड भंडार है, जैसे मिशकॉन्डी रेया की लीगल रिपोर्ट्स, न्यूयॉर्क फेड का साइबर रिस्क डेटा, IMF के एनालिसिस और मौजूदा मिडिल ईस्ट संघर्ष का एकदम ताजा लाइव मार्केट डेटा। बिल्कुल। पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज एकदम साफ कर दूं। इस पूरे विश्लेषण में हमारा नजरिया पूरी तरह से गणितीय और आर्थिक होगा। यहाँ हम किसी भी देश या विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हमारा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि जब कोई मिसाइल चलती है या कोई जलमार्ग बंद होता है तो उसका कैपिटल फ्लो पर क्या असर पड़ता है। एग्जैक्टली। क्योंकि देखिए, बाजार भावनाएं नहीं समझता, वो सिर्फ रिस्क और रिटर्न का गणित समझता है। तो चलिए इसी गणित की शुरुआत करते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन का पहला सुराग वहां मिलता है जहां भौतिक दुनिया का सीधा टकराव वित्तीय दुनिया से होता है। मेरा मतलब है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हाँ, फरवरी 2026 के अंत में जो ईरान इजराइल संघर्ष शुरू हुआ, उसने इस जलमार्ग को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है और इसका असर बहुत भयानक है। लिटरली भयानक। डेटा बताता है कि दुनिया का 20% कच्चा तेल और लगभग 22% LNG इसी एक चोक पॉइंट से गुजरता है। और मार्केट ने इस पे तुरंत रिएक्ट भी किया है। अगर आप देखें तो ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के पार चला गया है। अरे बाप रे। और जो VLCC टैंकर्स होते हैं, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, उनका किराया तो रातों रात दुगना हो गया है ना, लगभग $4,24,000 प्रतिदिन। सही आंकड़ा है। कतर एनर्जी और कई गल्फ रिफाइनरियों को तो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पर फोर्स मेजॉर तक घोषित करना पड़ा है, मतलब आपातकालीन रोक। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था एक शरीर है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉक होना एक प्रमुख धमनी के ब्लॉक होने जैसा है, जिससे ग्लोबल हार्ट अटैक आ सकता है। बहुत ही सटीक उपमा है ये। लेकिन मैं सोच रहा था 2022 में जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तब भी तो ऊर्जा संकट आया था, मार्केट तब भी गिरा था, लेकिन कुछ महीनों में सब एडजस्ट हो गया। तो इस बार ऐसा क्या अलग है? देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि 2022 और 2026 के संकट में बुनियादी फर्क है। 2022 में रूस पर पाबंदियां लगी लेकिन तेल आना नहीं रुका, उसने सिर्फ अपनी दिशा बदली। अच्छा, मतलब जो यूरोप जा रहा था वो एशिया जाने लगा। हाँ बिल्कुल, सप्लाई चेन शिफ्ट हो गई। लेकिन हॉर्मुज का मामला सीधा लॉजिस्टिक पैरालिसिस का है। ये कोई नीतिगत पाबंदी नहीं है, एक भौतिक रुकावट है। मतलब कोई शॉर्टकट या बाईपास है ही नहीं। एकदम सही। ये सिर्फ तेल की कमी नहीं है, ये एक वॉलेटिलिटी एम्पलीफायर है। इनपुट आउटपुट नेटवर्क के जरिए ये महंगाई को तुरंत पूरी दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फैला देता है। ओह, तो जब सप्लाई चेन इस तरह टूटती है तो जाहिर है पैसा डर के मारे भागता है, और एक डिटेक्टिव के रूप में हमारा अगला कदम इसी भागते हुए पैसे का पीछा करना है, जिसे हम फाइनेंस की भाषा में सेक्टरल रोटेशन कहते हैं। और इस वक्त बाजार में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। हाँ, मैंने भी डेटा में देखा, AI और टेक कंपनियां जिन्हें अभी तक एकदम अजेय माना जाता था वो क्रैश हो रही हैं, और दूसरी तरफ डिफेंस सेक्टर रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। डिफेंस का ऊपर जाना कोई नई बात नहीं है। अगर आप 2014 के क्रीमिया संकट को देखें तो ग्लोबल डिफेंस स्टॉक्स में 50.6% का उछाल आया था। और 2022 के युद्ध के बाद तो ये उछाल लगभग 81.4% था। मतलब ये ट्रेंड 2026 में भी रिपीट हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन AI कंपनियों का इस तरह गिरना, ये समझने वाली बात है। हाँ, मुझे भी यही अजीब लगा। मतलब एक डिजिटल AI कंपनी का मिडल ईस्ट के कच्चे तेल से सीधा क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन एनर्जी और चिप्स का है। टेक इंडस्ट्री और AI डेटा सेंटर्स वर्तमान में सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में से हैं, और उनकी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पूरी तरह ग्लोबल ट्रांसपोर्ट पर निर्भर है। अरे हाँ, और जब तेल $100 पार करेगा तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आसमान छुएली। एग्जैक्टली, जिससे उनके प्रॉफिट मार्जिन सिकुड़ जाते हैं। और जब महंगाई रोकने के लिए सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ाते हैं
तो टेक कंपनियों की फ्यूचर वैल्यूएशन एकदम गिर जाती है। मतलब इन्वेस्टर अपना पैसा वहां से निकाल रहे हैं और डिफेंस में डाल रहे हैं, क्योंकि सरकारों के कॉन्ट्रैक्ट्स फिक्स होते हैं। हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। बताइए क्या देखा आपने डेटा में? हम हमेशा सुनते आए हैं कि युद्ध के समय सोना यानी गोल्ड सबसे सुरक्षित निवेश है, सेफ हेवन। लेकिन 2026 के डेटा के अनुसार युद्ध शुरू होते ही सोने के दाम भी अचानक गिर गए। हाँ, इसे सेफ हेवन पैराडॉक्स कहा जाता है। तो सोना गिर क्यों रहा है? क्या मार्केट के एल्गोरिदम्स पैनिक में आकर बिना सोचे समझे सब कुछ बेच रहे हैं? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो शुरुआत में लिक्विडिटी यानी कैश की इतनी ज्यादा जरूरत होती है कि इन्वेस्टर्स को मार्जिन कॉल पूरे करने के लिए सोना भी बेचना पड़ता है। मतलब जब 24 घंटे में करोड़ों का कैश चाहिए तो इंसान वही बेचेगा जो बाजार में तुरंत बिक सके। बिल्कुल, सोना बहुत लिक्विड है। और दूसरी बात, सोने पर कोई ब्याज नहीं मिलता। जब सेंट्रल बैंक रेट बढ़ाते हैं तो सोने का आकर्षण कम हो जाता है। ये एक बड़ा भ्रम है कि संकट में सिर्फ एक ही एसेट सुरक्षित है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब संकट के समय बस कैश ही किंग है, लेकिन पैसे का पीछा करते हुए हम अब उन हथियारों तक पहुंच रहे हैं जो बिना गोली चलाए काम करते हैं। आप आर्थिक पाबंदियों यानी सैंक्शंस की बात कर रहे हैं ना? फाइनेंस का शस्त्रीकरण? एग्जैक्टली। 2022 में रूस पर लगे प्रतिबंध और प्रमुख रूसी बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करना एक ऐतिहासिक कदम का। और IMF के विश्लेषण के अनुसार इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दुनिया आज 1930 के दशक जैसी नहीं है। आज हम हाइपर इंटीग्रेटेड हैं। मतलब सब कुछ एक दूसरे से बहुत बारीकी से जुड़ा हुआ है। हाँ, और आज इस तरह के प्रतिबंध पूरी दुनिया में सप्लाई चेन और कमोडिटी की कीमतों में भयंकर शॉकवेव्स भेजते हैं। IMF के डेटा के मुताबिक इस तरह सिस्टम के टुकड़ों में बंटने से, जिसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, ग्लोबल GDP को $5.7 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। 5.7 ट्रिलियन, और अनुपालन या कंप्लायंस की लागत भी अरबों डॉलर बढ़ जाती है। तो मेरा सवाल यह है, अगर हम किसी बड़े देश को ग्लोबल बैंकिंग नेटवर्क से बाहर कर देते हैं तो क्या हम अपने ही घर के प्लम्बिंग सिस्टम में ब्लॉकेज नहीं कर रहे हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। जब वित्तीय सिस्टम को हथियार बनाया जाता है तो ये देशों के मन में अविश्वास पैदा करता है। और जो देश युद्ध में नहीं है वो भी तो डर के मारे डॉलर का विकल्प ढूंढने लगेंगे। बिल्कुल, जिसे हम डी-डॉलराइजेशन कहते हैं। देश अपनी पूंजी को पश्चिमी सिस्टम से निकालकर दूसरी जगह सुरक्षित करने लगते हैं, जिससे ग्लोबल फाइनेंस की नींव ही कमजोर हो जाती है। लेकिन इस ग्लोबल नेटवर्क में एक और कमजोरी है, एक ऐसा अदृश्य दुश्मन जो मिसाइलों और प्रतिबंधों से भी ज्यादा तेज है। आप साइबर खतरों की बात कर रहे हैं? हाँ, न्यूयॉर्क फेड का एक प्री मॉर्टम विश्लेषण है। अगर अमेरिका के टॉप 5 बैंकों में से किसी एक पर भी सफल साइबर अटैक हो जाए, जहां उनका डेटा एक्सेस कुछ घंटों के लिए बंद हो जाए, तो क्या होगा? वो रिपोर्ट बहुत ही डरावनी है। फेडवायर, जो होलसेल पेमेंट नेटवर्क है, उसका 38% हिस्सा तुरंत ठप हो सकता है। 38%? मतलब डर के मारे बैंक अपना पैसा दूसरों को देना बंद कर देंगे? हाँ, इसे लिक्विडिटी होर्डिंग कहते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि सामने वाले बैंक का डेटा सुरक्षित है या नहीं, तो वो पेमेंट्स रोक देते हैं। एक दिन की GDP के 2.5 गुना के बराबर पेमेंट्स रुक सकते हैं। ये तो बिल्कुल एक डिजिटल महामारी की तरह है, जहां बीमारी से ज्यादा लोग क्वारंटाइन के डर से जरूरी सामान छुपाने लगते हैं और सिस्टम गिर जाता है। 2016 की बांग्लादेश बैंक डकैती आपको याद होगी। $101 मिलियन चोरी हुए थे। या एनर्गो बैंक पर हुए साइबर हमले। हाँ, उन घटनाओं ने साबित कर दिया था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स मार्केट को क्रैश कर सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ बड़े बैंक ही ये तबाही ला सकते हैं? यही तो सबसे खतरनाक हिस्सा है। फेड का रिवर्स स्ट्रेस टेस्ट दिखाता है कि $10 बिलियन से कम एसेट्स वाले छोटे बैंक्स या थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स भी पूरे सिस्टम को पैरालाइज कर सकते हैं। ओह, मतलब कनेक्टिविटी ही सबसे बड़ा खतरा बन गई है। बिल्कुल। इस वित्तीय दुनिया में सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि एक छोटी सी कमजोर कड़ी पूरे ग्लोबल नेटवर्क को फ्रीज कर सकती है। तो हमारी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में, चाहे वो हॉर्मुज का चोक पॉइंट हो, साइबर रिस्क हो या वित्तीय हथियार, सब मिलकर हमें एक मास्टर की तक ले जाते हैं जो इस पूरी व्यवस्था को जकड़े हुए हैं। और वो मास्टर की कंप्यूटर सर्वर्स में नहीं, बल्कि पुराने और आउटडेटेड अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में है। मिशकॉन्डी रेया की रिपोर्ट इसी तरफ इशारा करती है। हाँ, वर्तमान में यूरोपियन यूनियन यूक्रेन की मदद के लिए यूरोक्लियर में जमे हुए 140 बिलियन यूरो के रूसी सेंट्रल बैंक एसेट्स का इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन बेल्जियम की सरकार ऐसा करने से बहुत डरी हुई है। क्यों? क्योंकि बीच में 1989 की एक बहुत ही पुरानी ट्रीटी आ रही है,
बेल्जियम, लग्जमबर्ग, यूएसएसआर बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। सही कहा। रूसी एंटिटीज इसी शीत युद्ध के दौर की संधि का उपयोग करके बेल्जियम पर ISDS मुकदमे करने की धमकी दे रही हैं। ISDS मतलब इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट। मतलब 35 साल पुराना एक कागज का टुकड़ा आज की एक आधुनिक सरकार को अरबों डॉलर के मुकदमों की धमकी दे रहा है। और इसी डर को हम रेगुलेटरी चिल कहते हैं। सरकारें संकट के समय सही कदम उठाने से पीछे हट जाती हैं क्योंकि उन्हें इन पुरानी कॉर्पोरेट संधियों का खौफ होता है। ये साफ दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश संधियों को आधुनिक बनाने की तत्काल और अत्यंत आवश्यकता है। अगर ये नहीं बदली गई तो हम बार बार इसी तरह फंसते रहेंगे। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। एक ऐसा पैरालिसिस है जिसका समाधान मिसाइलों से नहीं बल्कि कूटनीति और लीगल रिफॉर्म से ही हो सकता है। तो आज की इस इन्वेस्टिगेशन को हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। अगर 1989 के एक पुराने कागज के टुकड़े में आज के आधुनिक भू राजनीतिक युद्ध को रोकने की ताकत है, तो जरा सोचिए हमारे इस जटिल ग्लोबल वित्तीय तंत्र में ऐसी और कितनी पुरानी संधियां टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक कर रही हैं। और सबसे डरावनी बात, उनका ट्रिगर किसी और के हाथ में है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।